Hello students, welcome to our online classes. Now we will start chapter number 7, factorization. I hope you all know about these terms, factorization. आप सभी लोग जानते होंगे इस टर्म के बारे में, फैक्टराइजेशन के बारे में, क्योंकि यह टर्म जो है फैक्टर से बना हुआ है और आप लोगों ने फैक्टर्स अच्छी तरह से पढ़ा है। पिछले कुछ क्लासेस में फैक्टर से ही फैक्टराइजेशन बना है। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? गुणनखंड होता है। क्या होता है इसका मतलब? गुणनखंड। हिंदी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते हो नहीं लिख सकते हो। फैक्टर्स मतलब क्या होता है? गुणनखंड। इट मीन्स किसी भी नंबर का जब हम गुणनखंड करते हैं मतलब फैक्टराइजेशन करते हैं, इट मीन्स लाइक 6 को 2 into 2 लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं और लिख सकते हैं। इट मीन्स यह इस किसी भी नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म होता है, मल्टीपल फॉर्म होता है, ठीक है ना, जो उसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में जो लिख सकते हैं वही उसका फैक्टर्स भी होता है। वही क्या होता है? उसका फैक्टर्स भी होता है। इट मीन्स 6 जो है 6 को 2 into 3 लिख सकते हैं, या फिर 1 into 6 लिख सकते हैं, या फिर इसे हम मान लीजिए यहाँ पे 3 into 2 भी लिख सकते थे और इसे 6 into 1 भी लिख सकते थे। और ये सभी क्या है? इसके फैक्टर्स है। मतलब 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 1 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है। तो उसका फिर यहाँ पर क्या हुआ है? इसका जो है पोजिशन चेंज हो गया, 3 पहले आ गया तो बाद में चला गया। ये सब अलग बातें हैं, लेकिन इसका जो फैक्टर जो होता है, ये इसकी बात चलिए। तो फैक्टर्स मतलब किसी भी नंबर को जो उसके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, लाइक यहाँ 22 है, इसमें क्या लिख सकते हैं? 11 into 2। इट मीन्स क्या है कि 11 इज द फैक्टर ऑफ 22 and 2 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 22। मतलब किसी भी नंबर का मतलब कहने का मतलब ये हुआ इसमें कि किसी भी नंबर को जब हम मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 नंबर या 3 नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जो लिखेंगे, तो वो 2-3 नंबर जो है वो क्या होंगे? उसके फैक्टर्स होंगे। क्योंकि जब किसी नंबर के 2 नंबर या 3 नंबर में मल्टीप्लिकेशन के से जो प्रोडक्ट बनता है, तो वो नंबर एग्जैक्टली उस नंबर से, वो जो मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर से, उससे वो क्या होता है? डिवाइड होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ 15 है, तो हम जब क्या लिख सकते हैं? 3 into 5। मतलब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से अगर 15 आया है तो इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। ये नंबर ये एकदम होना ही है, एग्जैक्टली डिवाइड होना ही है। और इससे कहा भी जाता है कि फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स process of multiplication। ओके स्टूडेंट, रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसीलिए से फैक्टराइजेशन को जो है तो क्या कर सकते हैं? रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गई। एक चीज और बताना चाहूंगा, आप लोगों ने बच्चों में पढ़ा था कि 6 मतलब क्लास 6 में पढ़ा होगा आप लोगों ने, 5 में ही पढ़ा होगा। क्लास जैसे हमारे पास 6 है, तो 6 किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है और 6 से हो सकता है। 4 से डिवाइड करेंगे 2 रिमाइंडर आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर आ जाएगा। दैट मीन्स कि 4 और 5 से ये डिवाइड नहीं हो सकता, बट यहाँ बाकी जो नंबर है इससे वो क्या हो सकता है? डिवाइड हो सकता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर। सभी नंबर्स का 1 जो है एक कॉमन फैक्टर होता है, तो सभी नंबर जो है वो 1 से डिवाइड होते ही होते हैं। साथ ही साथ जो 6 है, 6 यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 6, इट मीन्स इससे ये पता चलता है कि कोई भी नंबर जो है वह खुद भी एक मतलब खुद का एक फैक्टर खुद भी होता है। लाइक 6 से डिवाइड हो रहा है मतलब 6 खुद का एक फैक्टर है। इट मीन्स ईच एंड एवरी नंबर, जितने भी नंबर्स होते हैं मैथमेटिक्स, उन सबके एटलीस्ट उसके 2 फैक्टर्स होते ही हैं, एक 1 और एक itself। मतलब वह खुद से और 1 से डिवाइड होगा ही होगा। उसके अलावा भी उसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन 2 फैक्टर को होना कंपलसरी है, 1 और एक itself। यानी प्रॉब्लम नहीं। और इसी फैक्टर्स में जब आप चेक करेंगे तो 2 into 3 6, 1 into 6 6, तो इसी का प्रोडक्ट जब हम तैयार करते हैं, इसी का जब मल्टीपल करते हैं तो इसके प्रोडक्ट के रूप में ये नंबर हमें फाइंड आउट होता है। और इसमें लोग क्या कहते हैं? द रिवर्स प्रोसेस, द फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एनी प्रॉब्लम इसमें? नो।
तो चलिए अब हम लोग को जो पढ़ना था हम अपने बेसिक टॉपिक पे हैं और हमारा जो फैक्टराइजेशन है तो यहाँ पर हम लोग को ये नंबर्स का फैक्टराइजेशन नहीं पढ़ना था, हम लोग को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ना था और उसके फैक्टराइजेशन को देखना था। तो स्टूडेंट फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट हम लोगों ने ये तो देखा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो अलग अलग टर्म्स वाले होते हैं, एक टर्म वाला मोनोमियल, दो टर्म वाला बाइनोमियल, तीन टर्म ट्राइनोमियल। इन सब के बारे में हम लोग लास्ट क्लासेस में डिस्कस ऑलरेडी किया था। या फिर मोनोमियल टर्म क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, क्वाड्रिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ये जो डिफरेंट टर्म्स हैं उनके फैक्टराइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लाइक हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 8x² y। तो लाइक ये कैसा, अगर पूछा जाए ये कैसा एक्सप्रेशन है, तो इट इज अ मोनोमियल एक्सप्रेशन बिकॉज ये कितना टर्म है, सिर्फ एक सिंगल टर्म है। तो अगर इसे हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 2x² × 4y लिख सकते हैं। इसे इतना लिख सकते हैं 2 4 8 x² y आ गया। इट मींस दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से ये मोनोमियल टर्म तैयार हुआ। इसका आंसर ये दोनों ही क्या होंगे, फैक्टर होंगे इस मोनोमियल टर्म के। और इसको हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं, लाइक 2x × 4xy, 2x² × 4y, और इस तरह से बहुत तरीके से हम लिख सकते हैं। खैर आप लोग को मोनोमियल टर्म्स में काफी ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली और इससे ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास नहीं होता है, इसलिए आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो फैक्टराइजेशन तो आप ये भी कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग 2 और मोर एक्सप्रेशन हुज प्रोडक्ट इज अ गिवन एक्सप्रेशन। लाइक जैसा कि मैंने बताया कि 8x² y हमारे पास है, उसको हम लोगों ने 2x × 4xy लिख दिया। तो यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग 2 और मोर, यहाँ पर हमारा दो एक्सप्रेशन मिला, 2 और मोर एक्सप्रेशन हुज प्रोडक्ट इज अ गिवन एक्सप्रेशन। मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है हमारा गिवन एक्सप्रेशन, जो गिवन डाटा था ये था। तो इसी गिवन डाटा को जब हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जो 2 टर्म मिले या 3 टर्म मिले या 4 टर्म मिले, ऑल द 4 टर्म्स, ऑल द 2 टर्म्स, ऑल द 3 टर्म्स, जो भी टर्म जितने भी टर्म मिलेंगे हम लोग को, दिस आर द फैक्टर ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? नो? अगर आप चाहते तो इससे ज्यादा भी इसे लिख सकते थे, लाइक 2x × 4x × y, 3 टर्म बना दिया हम लोगों ने। इससे कुछ भी कर सकते हैं इसमें, ये कोई खास नहीं है एंड आई होप कि आप लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं हम लोग बाइनोमियल टर्म्स में। तो बाइनोमियल टर्म्स जब आएंगे तो हमारे पास एक क्वेश्चन है 5x + 20। अब इस एक्सप्रेशन का, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करना है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हो स्टूडेंट्स हमारे पास, तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग। देखिए स्टूडेंट, अभी जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ना था, लाइक व्हाट इज कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है, मतलब वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट क्या होता है, ये सभी चीजें आपको पढ़नी थी। आई होप आप लोगों को वो सभी चीजें याद हैं ताकि आप लोग आगे बढ़ सको अच्छे से। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे क्वेरी सेशन में पूछना, मैं आपको उन सभी पॉइंट्स को भी डिस्कस कर दूंगा। बट होपफुली कि आप लोग पहले से प्रिपेयर हो, क्योंकि हमारा टाइम भी ज़्यादा जा रहा है और मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी मैं खींच सकूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आते हैं इसमें, जहाँ पर हमारे पास बाइनोमियल टर्म है और बाइनोमियल एक्सप्रेशन है और ये है 5x + 20। इसमें जब इसे फैक्टराइज करना है तब इससे पहले तो हम लोग ने देखा कि मोनोमियल टर्म था, उसको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स या प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सप्रेशन और 3 एक्सप्रेशन जो भी हम लिख दें, दैट इज कॉल्ड द, क्या था वो, था हमारा फैक्टराइजेशन। क्या था? फैक्टराइजेशन। लेकिन यहाँ पर हमारे पास बाइनोमियल टर्म है और इसको जब एक्सप्रेस करना है, इसे जब आप फैक्टराइज करना है तो क्या करेंगे,
तो सबसे पहला काम जो होता है हमारा, ये जो दो टर्म, पहले हम ये चेक कर लें, पहले हम लोग को ये अपने आप में कंफर्म होना पड़ेगा कि कैसा एक्सप्रेशन है ये। तो दोनों के दोनों टर्म्स जो है वो अनलाइक है। लाइक अगर मान लीजिए कि हमारे पास 5x + 6x है, तो उससे हम कैसा एक्सप्रेशन कहेंगे? बाइनोमियल कहेंगे? नहीं, ये बाइनोमियल नहीं होगा, क्योंकि दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा 11x, और ये क्या हो गया? मोनोमियल हो गया। क्या हो गया? मोनोमियल हो गया। बट क्या इस केस में ऐसा हो सकता है? नहीं, ये कांस्टेंट टर्म है, ये वेरिएबल वाला टर्म है, जिस तरह से ऐड तो होगा नहीं, और इस तरह से ये बाइनोमियल कहलाएगा। लाइक एक और देखिए, मेरे पास एग्जांपल है 5x + 6x, तो क्या ये कैसा एक्सप्रेशन होगा? तो ये ऑब्वियसली सी बात है बाइनोमियल एक्सप्रेशन होगा, बिकॉज क्योंकि इसमें x² है और इसमें x। एनी प्रॉब्लम इसमें? तो यहाँ पर पहले सबसे पहला जो काम है हमारा, कि पहले ये क्लियर कर लें कि ये कैसा एक्सप्रेशन है ना। इसके बाद जो सबसे पहला काम होता है हमारा, फाइंडिंग द HCF ऑफ बोथ द टर्म्स, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ द टर्म्स। तो यहाँ पर दो टर्म है, और इस दो टर्म में जो है हम लोग को HCF निकालना है। तो HCF जब निकालेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म है, और इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कितना है? 5 है। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है? 5 है। तो 5 और 20 का जब हम HCF निकालते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है? 5 निकलता है। क्या निकलता है? 5। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि इसमें x², इसमें x² और इसमें x होता, तो फिर दोनों में x आ जाता, तो फिर हम x का भी कोएफिशिएंट ढूंढते, वो मैं बताऊंगा आपको आगे से करके। बस यहाँ पर हम लोग को ये देखना है कि दोनों ही टर्म में जो है, इसमें कांस्टेंट है और इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, जो कि मतलब ये कांस्टेंट नंबर, मैथमेटिकल नंबर है ना, कांस्टेंट न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, तो इस दोनों का जब ऐसे निकालेंगे तो 5 आ गया। इस 5 को जब हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो हम आखिर किससे मल्टीप्लाई कर दें, ताकि हमारा फैक्टराइजेशन में क्या होता है? फैक्टराइजेशन का मतलब होता है उसका फॉर्म जो है वो चेंज हो जाता है, लेकिन उसका प्रोडक्टिविटी उतना ही आना चाहिए हमेशा, हर टर्म में, चाहे इस टर्म में हो, चाहे इस टर्म में हो, चाहे लास्ट टर्म में हो, वो क्या होना चाहिए? हमेशा प्रोडक्टिविटी, जो उसका प्रोडक्ट जो उतना ही आना चाहिए। तो 5 × x मतलब 5x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ? 4 हो जाएगा। तो दैट इज द फैक्टराइजेशन फैक्टर ऑफ दिस टर्म। तो मतलब क्या हुआ कि 5x + 20 को जब हम लोग ने फैक्टराइज किया तो ये आ गया 5 × x + 4, विच इज द आंसर। इससे ज्यादा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन जैसा कुछ भी टर्म नहीं था, और इसके हम लोग इसे क्या कर दिया हम लोग ने? मल्टीपल के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। एनी प्रॉब्लम? चलिए अपन आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक सेकंड एग्जांपल, 2n² + 3n। तो फिर से वही काम करना है, पहले हम लोग को चेक करना है, क्लियर करना है कि कैसा एक्सप्रेशन है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें n² है और इसमें n, ठीक है? तो ये क्या है? बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। अब देखिए यहाँ पर कुछ और भी चीजें आपकी क्लियर होगी, वो देख लीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया, जब मोनोमियल है तो मोनोमियल को हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि मोनोमियल था हमारे पास 8x² y, तो मोनोमियल ये है 2x × 4xy लिख दिया। ओके, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए मोनोमियल के केस में। बाकी सभी केसेस में, चाहे हमारे पास मोनोमियल, सॉरी बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल है, पॉलिनोमियल है, कोई पॉलिनोमियल है, तो हमें ये सबसे पहला काम क्या करना है? उसका HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। पहले ये डिसाइड करना है कि वो कैसा एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, तो सबसे पहला काम है हमारा कि हम इसका HCF निकालें। और HCF निकालने जाएंगे तो सबसे पहले या तो कांस्टेंट टर्म्स का निकालते हैं, तो यहाँ तो कांस्टेंट टर्म कुछ दिया ही नहीं है, तो बचा जो हमारा जो दोनों ही टर्म है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस दोनों ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 2 और इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 3 है। तो 2 और 3 का जब हम HCF निकालते हैं, तो 2 और 3 का HCF आपने निकाला होगा, तो क्या आता है? तो जो हमारा HCF निकालने का तरीका है उसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये क्या आएगा? हमारा 1 आएगा। क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो 1 आएगा, तो 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है, तो इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे। अब बच गया हमारे पास n² और n, 2 और 3 का HCF 1 आता है, कन्फर्म हो ना आप? अब आते हैं लोग n² और n। जब n² और n का हम कॉमन फैक्टर HCF निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? n आएगा। क्या आएगा? n आएगा, याद रखिएगा, ठीक है?
इसका एक ट्रिक है फ्रेंड, हमेशा याद रखिएगा कि जब वेरिएबल्स जो होते हैं, जब उसका हम एचसीएफ निकालते हैं, वेरिएबल्स के दो का एचसीएफ जब निकालते हैं तो उसका एचसीएफ जो होता है, जो उसका लिस्ट पावर होता है, दैट इज द एचसीएफ ऑफ द वेरिएबल टर्म। मतलब यहाँ n स्क्वायर है और यहाँ n टू द पावर 1, तो n टू द पावर 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस वेरिएबल टर्म्स। ठीक है ना, वेरिएबल जो कोफिशिएंट है हमारा, ये वेरिएबल कोफिशिएंट है, ठीक है ना, ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट था, ये वेरिएबल, तो ये जो कोफिशिएंट है हमारा 2 का कोफिशिएंट n स्क्वायर और 3 का कोफिशिएंट n है, तो इसमें हमेशा याद रखिएगा कि जो इसका लिस्ट पावर होगा, ठीक है ना, वो टर्म होगा, उसका क्या होता है, इसका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, n इज द एचसीएफ ऑफ बोथ द टर्म्स, और n एचसीएफ आ गया हमारा। अब n को हम जब 2n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये टर्म मालूम चल जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा, इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा लेकिन प्रोडक्ट उतना ही आना चाहिए। तो प्रोडक्ट के फॉर्म चेंज होगा n इंटू 2n प्लस 3। और आप चेक आउट करके देखिए कि इससे आप मल्टीपल कीजिएगा तो क्या इतना मिलेगा, और इससे ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते हैं। दैट इज द आंसर। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? नो ना? चलिए स्टूडेंट, एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, 3x² y प्लस 6xy²। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, दो आप लोगों ने एग्जाम्पल ऑलरेडी देखा। अब यहाँ जो एग्जाम्पल है यहाँ पर देखेंगे, बस फिर से एचसीएफ वाली बात स्टार्ट होगी। और जब एचसीएफ करने जाएंगे तो देखेंगे सबसे पहले न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का निकालेंगे, और 3 और 6 का जो एचसीएफ आता है वो आता है 3। क्या आता है? 3 और 6 का एचसीएफ क्या आता है? 3 आता है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका हर कुछ क्लियर हो जाएगा। पहले हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लिए और उसका एचसीएफ निकाला, तो हमारे पास 3 और 6 का जो एचसीएफ है वो क्या आ गया? 3 आ गया। अब हम आते हैं अपने सेकेंड डाटा पर। तो सेकेंड डाटा में हमारा x² है और यहाँ x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो इसमें x² है और इसमें x है। तो मैंने क्या बताया था, किसे लेंगे? और से मैंने बताया था कि जो मिनिमम पावर वाला होगा उसे लेंगे। तो x टू द पावर 1 को मैंने लिया यहाँ पर HCF के तौर पर। यहाँ y है, यहाँ y²। इसमें क्या करेंगे? y वाले को लेंगे, y² को नहीं लेंगे। एनी प्रॉब्लम इसमें? नहीं। अब देखिए ये हमारा HCF आ गया। अब इस HCF को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, ताकि उस प्रोडक्ट से जब उसको मल्टीपल करें तो ये जब इसकी जो प्रोडक्टिविटी है इस टर्म के बराबर आ जाए। तो वो देखते हैं 3xy। तो पहले हमें इस टर्म के बराबर ये HCF आ गया हमारा, ये क्या आ गया हमारा? HCF आ गया। और इस HCF को पहले किसी से मल्टीपल कर दें तो इतना आ जाए। तो हमारे पास 3xy है, सिर्फ अगर x से मल्टीपल कर देंगे तो 3x² इंटू y तो आ जाएगा ये। और जब 2 से करेंगे तो 3 to the 6xy, और इसको y से करेंगे तो 6xy² आ जाएगा। तो ये क्या आ गया? प्रोडक्टिव फॉर्म में आ गया, और इसका फैक्टराइजेशन जो है ये इतना ही लिखा जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। तो स्टूडेंट आप लोगों ने यहाँ तक देखा होगा, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं इससे रिलेटेड, और अपना सारा कंफ्यूजन क्लियर कर लेंगे। चलिए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, एंड आप लोग वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करेंगे, और जब भी प्रॉब्लम होगी, अगर दिक्कत होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास एक क्वेश्चन है 16a² - 24ab। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसे आपको फैक्टराइज करना है, जो भी मैंने जो बताया अभी तरीका उस तरीके से, और सॉल्व करके आप दिखाएंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। चलिए मैं सॉल्यूशन देता हूँ।
तो जब स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन करने हम चलेंगे तो सबसे फर्स्ट वर्क मैंने क्या बताया था, पहले हम चेकआउट करेंगे ये कैसा